Good morning to everybody, and we have already started up in income tax the topic of salaries. I welcome you all on this channel Education Express, and we are going ahead with the salary. And first of all, we are taking up the valuation of facility of motor car provided by the employer to an employee. यदि मोटर कार की सुविधा नियोक्ता की ओर से कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाती है तो किस प्रकार से उसका वैल्यूएशन किया जाता है। हालांकि आपके जो इनकम टैक्स की बुक है पटेल चौधरी की, उसमें भी ये टेबल एक तरह से दे रखी है जिसमें इस बात को बता रखा है कि किस किस तरीके से मोटर कार का वैल्यूएशन किया जाएगा। आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा पेज नंबर 137 पर ये इसकी समरी के रूप में इसको दे रखा है। इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस प्रकार से मोटर कार की सुविधा को हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। पहले हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लें। वन इज़ स्मॉल कार एंड द अदर इज़ द बिग कार। स्मॉल कार मीन्स द कार विच इज़ अप टू द 1.6 लीटर cc, and if it is more than 1.6 लीटर cc then it is known as big car। दोनों का वैल्यूएशन अलग अलग प्रोसीजर तरीके से होता है। तो मैं यहाँ एक टेबल के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। सपोज इट इज़ स्मॉल कार मीन्स अप टू 1.6 लीटर cc, and it is a big car means more than 1.6 लीटर cc। ये दोनों के वैल्यूएशन, और उसमें सबसे पहले हम लेते हैं इफ़ द कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। फर्स्ट, ए कार इज़ owned by employer or hired। यदि कार कंपनी की या नियोक्ता की स्वयं की है और उसने आपको सुविधा के रूप में उपलब्ध कराया है, या कार एम्प्लॉयर की स्वयं की तो नहीं है, मालिक तो वो नहीं है, कार उसने हायर की, किराए पर ली और किराए पर लेकर आपको दे दिया है सुविधा के रूप में, ऑफिस के काम के लिए, घर के काम के लिए, या जो भी कोई उनका ऑप्शन हो उसके हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में इसका वैल्यूएशन क्या होगा। नंबर फर्स्ट, इसमें व्हेन इट इज़ used for office purpose only, यदि कार का उपयोग केवल ऑफिस के काम के लिए होता है तो वैल्यू विल बी 0। And again it is here 0. No value is there, no facility is provided to an employee like this। इसलिए कोई राशि टोटल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, नहीं जोड़ेंगे यदि कार केवल ऑफिस के एक पर्पज़ के लिए काम आ रही है तो। ओके। नंबर 2, इसमें और हो जाएगा एक, ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय employer
ये भी इसमें एक ऐड कर लीजिएगा। यदि सभी खर्चे एम्प्लॉयर वहन कर रहा है तो। दूसरी स्थिति, when car is used for personal purpose, यदि कार का उपयोग हम इसके साथ साथ हमारा उपयोग जो हो रहा केवल ऑफिस के काम के लिए हो रहा है तो फिर क्या होगा? एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस of car plus driver salary plus depreciation on car at the rate of 10% per annum। ये होगा यदि कार का उपयोग केवल और केवल ऑफिस के अतिरिक्त हमारे प्राइवेट पर्पज़ के लिए, पर्सनल पर्पज़ के लिए काम आ रही है गाड़ी, तो इस प्रकार से लिया जाएगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार, कार को रखाव और चलाने के सभी खर्चे एक्चुअल में जो हुए हैं वो आपको देगा, प्रोवाइड करेगा, प्लस ड्राइवर की सैलरी यदि ड्राइवर प्रोवाइड किया गया है तो। यदि ड्राइवर प्रोवाइड नहीं किया गया तो ड्राइवर की सैलरी नहीं होगी, एज्यूम्ड इट इज़, प्लस डेप्रिसिएशन ऑन कार एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कार की जो कॉस्ट होगी उस कॉस्ट का 10% डेप्रिसिएशन हर साल। इन तीनों का टोटल जो होगा वही कार की सुविधा का मूल्य माना जाएगा, वही एक प्रकार की इनकम एम्प्लॉय को मानी जाएगी, क्योंकि सुविधा मालिक ने कर्मचारी को दी है। जो कर्मचारी को सुविधा दी तो कितने की हुई ये सुविधा का मूल्य इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। सब चीज़ समझ में आ गई। ये तब है, पहली शर्त, कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, या कार को एम्प्लॉयर ने हायर करके आपको दिया है, और कार के सभी खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा हो, नियोक्ता सारे खर्चे भुगत रहा हो, वो दे रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ये राशि जोड़ दी जाएगी कर्मचारी के वेतन में इनकम मान करके। उसी प्रकार से यही बात लागू होगी यहाँ, डू। बड़ी कार में भी यही राशि जो कि त्यों लिख दी जाएगी, चाहे कार छोटी हो या बड़ी हो, उसका इस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। यदि कार कर्मचारी ने अपने मालिक से सुविधा के रूप में प्राप्त की है और कार के रनिंग और मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर मालिक वहन कर रहा है, नियोक्ता वहन कर रहा है, कंपनी वहन कर रही है तो, और यदि कार कंपनी ने स्वयं की हो या किराए पर लेकर के आपको उपलब्ध कराई हो, ये स्थिति है इसके अंतर्गत जो आपको ध्यान में रखनी है। अब थर्ड स्थिति, यदि कार का उपयोग आंशिक रूप से ऑफिस के लिए और आंशिक रूप से उसके व्यक्तिगत काम के लिए आ रहा, तो किस प्रकार से हो रहा। थर्ड, when car is partly used for office and
partly for यहाँ ले रहा हूँ, partly for office use and partly for personal use. तो इसकी तीसरी शर्त, पहले कंडीशन है ए, और ए में ये 3 शर्तें हैं, उसमें ये सभी खर्चे हैं वो कर्मचारी की स्थान पर नियोक्ता वहन कर रहा हो। ये अच्छी तरह मैं लिख देता हूँ, ऑल एक्सपेंसेस ऑन कार बोर्न बाय एम्प्लॉयर। इसकी 3 स्थितियां बन रही हैं। पहली स्थिति बता दी है, दूसरी स्थिति बता दी है, तीसरी स्थिति जब कार का उपयोग आंशिक रूप से ऑफिस के लिए और आंशिक रूप से व्यक्तिगत काम के लिए हो रहा है तो किस प्रकार से होगा। देखिएगा, स्मॉल कार के लिए फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस at the rate of rupees 1800 per month plus rupees 900 per month for driver salary. ब्रेक में लिखें, if it is provided यदि कार का उपयोग आंशिक रूप से ऑफिस के लिए और आंशिक रूप से उसके व्यक्तिगत काम के लिए हो रहा है तो छोटी कार की स्थिति में कार के रनिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस के रूप में 1800 रुपये प्रति माह कर्मचारी के वेतन में जोड़ेंगे, प्लस यदि ड्राइवर भी उसने उपलब्ध कराया है, कार के चलाने के लिए ड्राइवर भी नियोक्ता ने दिया है या ड्राइवर की सैलरी नियोक्ता दे रहा है, सैलरी कितना दे रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम यदि ड्राइवर की सैलरी नियोक्ता दे रहा है, कंपनी दे रही है, तो ड्राइवर के वेतन के 900 रुपये प्रति माह जोड़ दिए जाएंगे, तो 1800 प्लस 900 2700 रुपये कुल जोड़ेंगे। यदि ड्राइवर देता है तो 2700, ड्राइवर नहीं देता है केवल कार के रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ही दे रहा है तो 1800 रुपये हो जाएंगे। इसलिए मैंने लिख दिया इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड, यदि कार का ड्राइवर दिया गया है तो 900 रुपये और जोड़ेंगे 1800 में, अन्यथा नहीं। ये बात सीधी स्पष्ट हो रही है। यदि इसके स्थान पर कार बड़ी हो तो क्या होगा, for running and maintenance expenses at the rate of rupees 2400 per month plus driver salary at the rate of rupees 900 per month if it is provided again. यदि कार बड़ी है तो छोटा से एक चेंज ध्यान रखना है कि 1800 की जगह 2400 रुपये प्रति माह
वेतन में जोड़ेंगे कर्मचारी के, 1800 के स्थान पर 2400। परंतु यदि ड्राइवर दिया गया है तो ड्राइवर के लिए केवल वही 900 रुपये की रेट रहेगी जो कि छोटी कार में थी। छोटी कार में भी 900 रुपये ड्राइवर के हैं, बड़ी कार में भी ड्राइवर के 900 रुपये ही जोड़े जाएंगे और कुछ नहीं। परंतु वापस याद दिला रहा हूँ, ड्राइवर का वेतन तभी जोड़ा जाए जबकि सुविधा ड्राइवर की दी जाए तो, अन्यथा 2400 रुपये ही इसके शामिल किए जाएंगे इस शर्त के अंतर्गत। अब आता है कि यदि कार का उपयोग केवल कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है, परंतु कार के एक्सपेंसेस जैसे पहले एम्प्लॉयर बियर कर रहा था, यदि कर्मचारी खुद वहन करे तो क्या होगा? कार तो कंपनी ने दी है, नियोक्ता ने दी है, और ये कहा है कि भाई ऑफिस के खर्चे जो है वो ऑफिस बियर करेगा और व्यक्तिगत खर्चे वो कर्मचारी बियर करेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? सेकंड नेक्स्ट कंडीशन, इसी में ए में ही, इसमें ये ए में ये ले लेता हूँ नंबर वन में 1 2 3 शर्तें। ए कंडीशन है, ए की नंबर 1 है, जब कार के सारे खर्चे कर्मचारी जो नियोक्ता वहन करता है तो ये 3 कंडीशन होगी। बात समझ में आ गई? पहली बात, कार नियोक्ता की है, या तो नियोक्ता स्वयं मालिक हो अथवा नियोक्ता ने किराए पर लेकर कर्मचारियों को कार दी हो, दोनों का अर्थ एक ही होगा। नंबर 1। नंबर 2, फिर उसका भाग करना पड़ेगा कि कार के खर्चे कौन वहन कर रहा है। तो ये कार के खर्चे वहन करने की फिर 3 कंडीशंस हैं। ए की फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट में फिर 3 सब कंडीशंस। पहली कंडीशन ये है कि यदि कार का ऑफिस के लिए उपयोग हो रहा है तो किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं जोड़ी जाएगी, कोई वेतन में राशि नहीं शामिल करेंगे। ठीक है। दूसरी शर्त ये है कि यदि कार का उपयोग व्यक्तिगत काम के लिए हो रहा है तो ऐसी स्थिति में बड़ी गाड़ी के लिए एक्चुअल एक्सपेंसेस रनिंग और मेंटेनेंस के प्लस ड्राइवर का वेतन जो नियोक्ता कर देता है कार के ड्राइवर को, वो वेतन जितना भी होगा वो जोड़ेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, कार की कॉस्ट का 10% डेप्रिसिएशन प्रति वर्ष की दर से जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कार 6 महीने के लिए दी गई है तो 10% का आधा कर लेंगे डेप्रिसिएशन। यदि मान लीजिए 9 महीने के लिए दी गई है तो 10% डेप्रिसिएशन कॉस्ट का लेकर के 9/12 कर दिया जाएगा। इस तरह से जितने महीने के लिए कार दी गई है उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन 10% की दर से लगाया जाएगा। यदि कार बड़ी है तो ऐसी स्थिति में वही कंडीशंस लागू होंगी जो छोटी कार के लिए लागू हो रही थी। समझ में आ रही है इसमें? अब उसके बाद अंतिम और थर्ड कंडीशन है इस पहली शर्त की, और वो कंडीशन है यदि कार का उपयोग आंशिक रूप से ऑफिस के लिए और आंशिक रूप से व्यक्तिगत काम के लिए हो रहा हो तो किस प्रकार से मूल्य निर्धारित करेंगे। तो छोटी कार में मूल्य निर्धारण के लिए है रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के 1800 रुपये प्रति माह, प्लस यदि ड्राइवर दिया गया तो ड्राइवर के वेतन के 900 रुपये। यदि प्रश्न में आपको गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ड्राइवर की सैलरी उसने दे दी हो कि नियोक्ता ने ड्राइवर को 10,000 या 15,000 रुपये दिए थे, तो हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं रखता है। इस कंडीशन में हम ड्राइवर यदि वो दे रहा है तो 900 रुपये प्रति माह की दर से ही वेतन में जोड़ेंगे, उससे ना तो कम राशि जोड़ी जाएगी ना ही अधिक राशि जोड़ी जाएगी। चाहे प्रश्न में कुछ भी लिख दिया जाए पर आयकर के जो नियम हैं वही यहाँ पर लागू किए जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? यदि कार बड़ी हो ऐसी स्थिति में तो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 1800 के स्थान पर 2400 रुपये हो जाएंगे, प्लस ड्राइवर की सैलरी वही 900 रुपये प्रति माह की दर से जोड़ दी जाएगी। अगेन आई रिमाइंड यू, दिस इज़ ओनली व्हेन द फैसिलिटी ऑफ ड्राइवर इज़ प्रोवाइडेड, अदरवाइज नॉट। ये है
पहली कंडीशन ए की फर्स्ट कंडीशन के 3 सब कंडीशंस का पूरा एक्सप्लेनेशन। पहली कंडीशन ए के नाम से है, उसकी सब कंडीशन 1 नंबर 1 पर है, उसकी सब कंडीशंस 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों का एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। अगेन वी आर लिटिल बिट गोइंग अहेड, और अब हम बात करते हैं पहली कंडीशन एज इट इज़ व्हेन कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। कार यदि कंपनी की या नियोक्ता की है अथवा किराए पर ली गई है, परंतु अब दूसरी शर्त लागू होती, यदि कार के एक्सपेंसेस कर्मचारी वहन कर रहा हो तो क्या होगा? कार कंपनी की, खर्चे कर्मचारी के। पहले कार भी कंपनी की, खर्चे भी कंपनी के, अब कार कंपनी की परंतु खर्चे कर्मचारी के, तो क्या होगा? चलें, ओके, कम ऑन। ये सेकंड कंडीशन में परिवर्तन हो रहा है। पहली कंडीशन एज इट इज़ है, जिन्हें शॉर्ट लेना वो ले लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें इसमें। ओके, आइएगा। When all expenses borne by employee ये इसके पहली शर्त की दूसरी शर्त है जब हम ये ले रहे हैं और कार का जो है वो खर्चे कर्मचारी वहन कर रहा है तो यदि कार व्यक्तिगत काम में आ रही है और तो इसके खर्चे वहन कर्मचारी कर रहा है तो स्मॉल कार के लिए for running and maintenance expenses at the rate of rupees 600 per month। 600 रुपये की तरह से रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर आएंगे, ठीक है। और यदि बड़ी कार है तो फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 900 पर मंथ, ठीक है। अब ड्राइवर तो खुद या तो रखेगा तो जो उसका वो सुविधा है नहीं, मालिक ने तो दी नहीं, या वो ड्राइवर खुद रखता चलाता करता, इसके बारे में हमें कुछ नहीं करना है। 600 रुपये 900 रुपये जोड़ देंगे। परंतु यदि ड्राइवर कंपनी ने दिया है यहाँ पर, इफ़ driver is provided by employer तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस करेंगे एट द रेट ऑफ रुपीज़ 900 पर मंथ। ऐसा ही यहाँ पर होगा, ये प्लस होगा एट द रेट ऑफ रुपीज़ 900 पर मंथ। ये देखिए, रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर तो
कर्मचारी वहन कर रहा, परंतु कार तो कंपनी की है, तो सुविधा मानी जाएगी छोटी कार के लिए 600 रुपये, बड़ी कार के लिए 900 रुपये। ड्राइवर की कोई सुविधा यदि कंपनी नहीं दे रही है तो कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, वो कर्मचारी स्वयं कार चला रहा है, स्वयं ड्राइवर रख रहा, तो उसका खर्चा है, कंपनी की तरफ से कोई सुविधा मिली नहीं तो कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा। हाँ, यदि कंपनी ने ड्राइवर दिया है, फिर कार तो जो है वो उसको चलाने का रख रखाव खर्चा तो इसका ही है, कर्मचारी का, पर क्योंकि कार मालिक की है, पहली कंडीशन ध्यान रखिएगा, कार मालिक की है या उसने मालिक ने किराए पर लेकर दी तो मालिक की कार मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यदि कंपनी ने ड्राइवर दिया है तो ड्राइवर के फिर 900 रुपये प्रति माह दोनों प्रकार की गाड़ियों में जोड़े जाएंगे। छोटी कार में भी 900 रुपये और बड़ी कार में भी 900 रुपये की रेट से सुविधा का मूल्य शामिल कर दिया जाएगा। ये है सेकंड कंडीशन का। कार इज ओन्ड बाई एम्प्लॉय। अब पहली कंडीशन थी ए, जब कार कंपनी की थी, और अब ये कंडीशन चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। बी, कार इज ओन्ड बाई एम्प्लॉय। यदि कार कर्मचारी की है तो सुविधा का मूल्य किस प्रकार से आंका जाएगा, ये इसके अंतर्गत तो देखिएगा। पहली शर्त इसमें कार इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो। कार की वैल्यू का ज़ीरो होगी, केवल कुछ नहीं होगा किसी भी तरीके से। और यदि आंशिक रूप से ऑफिस के लिए और आंशिक रूप से व्यक्तिगत काम के लिए आ रही है तो फिर क्या होगा? कार इज पार्टली यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, पार्टली और पर्सनल पर्पस। यदि कार का उपयोग आंशिक रूप से ये दोनों काम के लिए हो रहा है तो फिर क्या होगा? यदि ड्राइवर दिया जा रहा है तो क्या होगा, ड्राइवर नहीं दिया जा रहा तो क्या होगा? When driver is provided, or number 2, when driver is not provided। ड्राइवर दिया जाए तो क्या होगा, ड्राइवर नहीं दिया जाए तो क्या होगा? ड्राइवर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में 2700 रुपये प्रति माह छोटी गाड़ी के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए @ ₹3300 पर मंथ, प्रति माह 3300 रुपये होगा। और ड्राइवर नहीं दिया जाए तो ऐसी स्थिति में इट इज़ ₹1800 पर मंथ। और ये बड़ी गाड़ी में @ 2400 पर मंथ। ये कार का पूरा एनालिसिस है जो आपको ध्यान में रखना। हालांकि आपकी बुक में भी ये बात दे रखी है और उससे आपके ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इन बातों को टेकअप कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की।
इलस्ट्रेशन नंबर 28। इलस्ट्रेशन नंबर 28 पर बात कर रहे हैं। आइए देखिएगा, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे किस तरह से हम टोटल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन 28 है, पेज नंबर 151 ऑफ पटेल चौधरीज बुक, उस पर ये इलस्ट्रेशन आपको दे रखी है, वहाँ आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। मैंने इसके मेन पॉइंट्स जो हैं शॉर्ट में वो यहाँ लिख दिए हैं, फिर भी आपके लिए एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। श्री एक्स जो कंपनी में कर्मचारी हैं ने उनका वेतन 6,000 रुपये प्रति माह है। उनको अपने नियोक्ता की ओर से रियायती किराए पर मकान रहने के लिए मिला हुआ है, जिसके लिए नियोक्ता 2,000 रुपये प्रति माह किराया चुकाता है, परंतु एक्स से केवल 1250 रुपये प्रति माह वसूल करता है। इस मकान में नियोक्ता ने उन्हें फर्नीचर की सुविधा प्रदान की है। ये फर्नीचर नियोक्ता ने 10 अक्टूबर 2011 को, ये देखिए, परचेज़ किया था और उसकी कीमत थी 20,000 रुपये। इस सुविधा के लिए नियोक्ता उनसे केवल 100 रुपये प्रति माह वसूल करते हैं। 2019-20 के गत वर्ष में उन्हें निम्नलिखित आय प्राप्त हुई: महंगाई भत्ता 1200 रुपये प्रति माह, 3 माह का अग्रिम वेतन महंगाई भत्ते सहित जो उन्हें गत वर्ष के अंतिम दिन प्राप्त हुआ, गत वर्ष में प्राप्त हो चुका था, बोनस 8,000 रुपये वार्षिक, 1 अप्रैल 1994 से मंजूर भत्ता 7,500 रुपये प्रति वर्ष, भूतपूर्व नियोक्ता से पेंशन 600 रुपये प्रति माह। मकान की सफाई करने के लिए नियोक्ता ने उन्हें एक फर्राश की सुविधा दी है, जिसका वेतन 125 रुपये प्रति माह नियोक्ता चुकाता है। उन्हें अपने नियोक्ता से 1.6 लीटर सीसी की कार भी मिली हुई है, जिसका उपयोग वे अपने कार्यालय कार्यों के साथ साथ निजी कार्यों के लिए भी करते हैं। कार का दोनों तरह से उपयोग हो रहा है। कार के समस्त वे नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं, कार वे स्वयं चलाते हैं। 3 बच्चों के लिए बाल शिक्षण भत्ता 240 रुपये प्रति माह की दर से। उन्हें खानों में प्राकृतिक जलवायु में धनबाद में कार्य करना पड़ता है, अतः नियोक्ता द्वारा 1,000 रुपये प्रति माह की दर से भूमिगत भत्ता अंडरग्राउंड अलाउंस दिया जाता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। उनके नियोक्ता ने उनको गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 4,500 रुपये की हाथ घड़ी उपहार में दी थी। कंपनी ने श्री एक्स को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 50,000 रुपये का ऋण बिना ब्याज के 1/12/2019 को दिया है। श्री एक्स ऋण का पुनर्भुगतान 2,000 रुपये की मासिक किश्तों में प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को नियमित रूप से कर रहे हैं। ऐसे ऋण पर SBI की ब्याज की दर 17.60% वार्षिक है। 1 जनवरी 2020 को नियोक्ता ने कर्मचारी को उपयोग के लिए दिया गया फर्नीचर 2,500 रुपये में श्री एक्स 500 में कर्मचारी को बेच दिया। उस दिन फर्नीचर का उचित बाजार मूल्य 10,000 रुपये था। एक्स ने गत वर्ष में 4,800 रुपये रोजगार करके चुकाए एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जिसमें 2,400 रुपये वित्तीय वर्ष 18-19 का शामिल थे। अब कर योग्य आय की गणना कीजिए। अब मकान की बात भी ये दे रहा है, परंतु ध्यान रहे मकान जब दिया जाता है तो फिर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि यदि मकान की पॉपुलेशन 25 लाख उससे अधिक है तो वेतन का 15%, 25 लाख से 10 लाख तक है तो वेतन का 10% और 10 लाख से कम है तो वेतन का 7.5% हम उसका मूल्य मानते हैं। और नगर के बारे में इसने कुछ नहीं कहा, तो इस स्थिति में हम मान कर चलते हैं कि नगर बड़ा नगर होगा,
छोटा नगर होता उसका नाम दिया जाता। तो ये मान कर चल रहे हैं, और बड़ा नगर है तो किस प्रकार से उसका कैलकुलेशन किया जाएगा, ये है प्रश्न। इसकी मेन डिटेल्स शॉर्ट में मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए। 1 बाय 1 एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ख़ास तौर से मकान की बात को लेकर, फर्नीचर की बात को लेकर, मोटर कार की बात को लेकर के आपको जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़रा गहरे से समझेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। ऊपर हेडिंग होगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। Of Mr. X for the assessment year 2020-21, ये हेडिंग होगा। यहाँ इसके अमाउंट हो जाएगा और ये स्पेस वर्किंग नोट के लिए रख रहे हैं। आराम से समझिए एक बात को बड़ा तसल्ली से, क्लियरली, ठीक है। ओके, कम ऑन। सबसे पहले सैलरी 6,000 रुपये प्रति माह। इट इज़, अभी यहाँ इनर कॉलम में लिखे क्योंकि एडजस्टमेंट करना है, 72,000। फिर उसके बाद है उसने कई एडवांस DA, ये हो गया, ये DA @ 1200 पर मंथ। ओके, फिर उसके बाद इसने कहा देखिए एडवांस सैलरी ये प्राप्त हुई है इंक्लूडिंग DA, और ये कब प्राप्त हुई है? फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने की थी एडवांस सैलरी, और प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पर। देखिएगा, समझिएगा, इसको कोशिश कीजिएगा। हमारा असेसमेंट ईयर है 2020-21, इसके लिए प्रीवियस ईयर होगा 2019-20। इस गत वर्ष में जो इनकम हमने कमाई है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। क्लियर होगी बात? अब इसने क्या किया कि 19-20 में असेसमेंट ईयर 2019-20 में गत वर्ष, इससे पहले वाले गत वर्ष की जो 2018-19 था, उसमें इन सैलरी एडवांस प्राप्त कर ली। 18-19 का मतलब हो गया 31/3/19 तक, 2019 तक ये था इसका प्रीवियस ईयर, ठीक है। तब प्राप्त कर ली, अर्थात 31 मार्च 2019 को इसने सैलरी 3 महीने की एडवांस में ले ली। एडवांस सैलरी देखिएगा, एडवांस सैलरी रिसीव्ड इन ऑन 31 मार्च 2019 फॉर 3 मंथ्स। अगले 3 महीने की, अर्थात अप्रैल 2019, मई 2019 और जून 2019, ये 3 महीने की सैलरी जो थी इसने 31 मार्च 2019 को प्राप्त कर ली, और हमारा प्रीवियस ईयर शुरू होता ये, अर्थात 1/4/19 से 31/3
2020 तक, ये हमारा प्रयास, इसकी इनकम को हमें लेना है। इस असेसमेंट ईयर 2020-21 में हम इनकम लेंगे कौन सी, जो हमने या एक्स जो हमारा एम्प्लॉय है उसने 1/4/2019 से 31/3/2020 तक कमाई थी, अर्न की थी, उपार्जित की थी, अर्जित की थी, वो इनकम को लेना। ओके, अब ये इनकम अप्रैल 19 की, मई 19 की, जून 19 की यहाँ पर ही प्राप्त कर चुका, अर्थात यहाँ इसको अब वो इनकम नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है आपको? ये इनकम अप्रैल 19, मई 19, जून 2019 की इनकम इस गत वर्ष में प्राप्त नहीं होगी। इससे पहले वाले गत वर्ष में वो एडवांस में ले चुका, और जब उसने ली होगी तब इनकम में जोड़ी होगी और इनकम टैक्स पे किया होगा। अब जोड़ी कि नहीं जोड़ी, किया कि नहीं किया, हमें इससे कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध इस बात से है कि इस अप्रैल 19, मई 19, जून 19 की सैलरी उसको यहाँ नहीं शामिल कर सकते आप, क्योंकि ये पहले ले चुका। बात क्लियर हो गई आपको? ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर टोटल करें, इट इज़ कम्स टू ₹86,400 लेस एडवांस सैलरी और वो है 7,200 इंटू 3 महीने की 21,600 इंक्लूडिंग डीए। शायद कहीं था देखो एडवांस सैलरी इंक्लूडिंग डीए 1,200 इंटू 3 3,600 टोटल 25,200 रुपये लेस करें यहाँ। ये सैलरी ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है और अब यहाँ सैलरी इसकी बनती है 71,200। कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी, मैं कैलकुलेटर ले आता हूँ, फिर बात करते हैं आपसे। हाँ जी, तो देखिएगा हम एडवांस सैलरी की बात कर रहे हैं। एडवांस सैलरी 7,200, ये दोनों 6,000 प्लस 1,200, तो इसका मतलब इसको दोबारा घटाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये 21,600 रुपये यहाँ से लेस करेंगे, माइनस 21,600। $64,800 इज दी सैलरी रिसीव्ड। आइए उसके बाद क्या होता है चेक कीजिएगा। ये हो गया डीए। एंटरटेनमेंट अलाउंस EA 7500 एंटरटेनमेंट अलाउंस एट द रेट ऑफ 7,500 इंटू 12 इट इज़ 90,000। नेक्स्ट, उसके बाद ये कहता है एडवांस सैलरी वी हैव टेकन अप पेंशन फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉय। पेंशन भी इस सैलरी की इनकम मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। पेंशन फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉय and it is at the rate of 600 per month, 600 into 12, 7,200। ये भी हो गया। स्वीपर 125 पर मंथ, फैसिलिटी ऑफ स्वीपर 125 into 12
1500. Next bonus at the rate of 8000. नेक्स्ट अब देखिएगा, और जो पहले ले लेते हैं उनको ज़रूर, इनको वन बाय वन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अब बड़ा ध्यान से देखना थोड़ा सा, ओके। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इट इज 240 per month, 240 into 12, 240 into 12, 2880। ध्यान दीजिएगा, अब हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 100 रुपये प्रति माह की दर से प्रति बच्चे का कर मुक्त मानते हैं। देखिएगा, लिख देता हूँ मैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, exempted up to at the rate of rupees 100 per month, limited for 2 children। ये नियम है एग्जम्पशन का एजुकेशन अलाउंस में। एक बच्चे पर अधिकतम, शब्दों का ध्यान रखिएगा, अधिकतम 100 रुपये प्रति माह की दर से कर मुक्त रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों के लिए ये सुविधा कर मुक्त होगी, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। इसका मीनिंग ये निकल रहा है, ध्यान से सुनिए, कि एक बच्चे पर अधिकतम 100 रुपये की छूट मिलेगी। यदि उससे कम खर्च हो रहा है तो कम की छूट ही मिलेगी। मान लीजिए एक बच्चे पर 50 रुपये खर्च कर रहा है, तो 50 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे की तरफ से 2 बच्चों के लिए, तो 50 इंटू 12 महीने इंटू 2 बच्चे, जो कि अमाउंट आएगा वो एग्जम्प्टेड होगा। बात क्लियर हो गई? ओके। अब देखिएगा, हमें एजुकेशन अलाउंस मिला बच्चों का, वो 240 की रेट से 12 महीने का 280 है, और ये है 3 चिल्ड्रन के लिए। ध्यान रहे, हम 2 बच्चों के लिए दे सकते हैं, तो 3 बच्चों के लिए 1 माह का 240, 2 बच्चों के लिए 1 बच्चे के लिए कितना हो, देखो देखिए, लेस एग्जम्पशन एट द रेट ऑफ 240/3। 3 बच्चों का 240, तो 1 बच्चे का कितना हो गया, 80 रुपये। देखिए 100 से कम आ गई फिगर, ध्यान रहे इस बात का। 80 रुपीज़ पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इंटू 2 चिल्ड्रन, ये हो गया 80 इंटू 12 इंटू 2। ये राशि 80 की जगह मैक्सिमम हो सकती 100, पर 100 से यदि कमी खर्च हो रहा है तो वही लिया जाएगा। अप टू दी है ये शब्द, एग्जेम्प्टेड अप टू एट द रेट ऑफ ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। प्रत्येक बच्चे पर अधिकतम 100 रुपये प्रति माह की दर से छूट होगी। यदि उससे कम राशि है तो कम की मिलेगी छूट। तो ये हो गया 80 इंटू 12 इंटू 2। चेक कीजिएगा कितना अमाउंट बनता है, 80 इंटू 12 इंटू 2, 1920। ये छूट मिलेगी आपको -1920, और बाकी का टैक्सेबल 960 रुपीज़ टैक्स में शामिल हो जाएगा, इनकम में जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई?
अभी हम और कोई अलाउंस है वो ले लें, क्योंकि मकान इत्यादि को तब लेंगे जब सारे अलाउंसेस हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं सैलरी की गणना करेंगे मकान के लिए तो सैलरी में सारे अलाउंसेस जोड़े जाते हैं, इसलिए पहले उनको लेना ज़रूरी होता है। मकान इत्यादि को पहले नहीं ले सकते, लेंगे तो गलती हो जाएगी आपसे, ध्यान रहे इस चीज़ का। ओके, ये हो गया एजुकेशन अलाउंस का काम। अब आपके और अलाउंस कौन सा? अंडरग्राउंड अलाउंस, ये रहा। कई बार कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनको ऐसी स्थितियों में काम करना पड़ता है जो बड़ी स्वास्थ्य के लिए बड़ी प्रतिकूल होती हैं, अनुकूल नहीं होती हैं। जैसे हमारे बॉर्डर पर हमारे जवान काम कर रहे हैं, मिलिट्री के, आर्मी के, नेवी के या एयरफोर्स के लोग हैं, और जहाँ पर -30 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ काम करना पड़ता है। राजस्थान बॉर्डर पर होता है, जब जैसलमेर बाड़मेर जैसे इलाके में भरी गर्मी में जून जुलाई के महीनों में जहाँ की टेम्परेचर 40-50 के डिग्री के ऊपर होता है, तो वहाँ पर ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है। घने जंगलों में काम करना पड़ता है, माइंस में, धनबाद में माइंस है, बिहार, इधर उड़ीसा एटसेट्रा में, तो वो माइंस में काम करना पड़ता है। कुछ जगह ऐसी होती है, बड़े बैकवर्ड इलाके होते हैं जहाँ पर ट्राइबल्स लोग रहते हैं, जनजाति के लोग, वहाँ काम करना पड़ता है। तो ऐसी जगह काम करने के लिए उनको विशेष भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो कर्मचारी है वो धनबाद में काम कर रहा है, माइंस में, और उसको अंडरग्राउंड अलाउंस दिया जा रहा है। भूमि में नीचे खान कई फीट गहरी, कई मीटर गहरी, वहाँ काम करना पड़ता। ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉब्लम होती, कई जहरीली गैसें निकलती थी ज़मीन में से, उसकी प्रॉब्लम होती। तो इस बातों के लिए उसको भत्ता दिया जा रहा है, और वो अमाउंट है जो अंडरग्राउंड एट ₹1000 पर मंथ, ठीक है। अब इसकी छूट की देखिएगा, पहले अलाउंस लिख लें। अंडरग्राउंड अलाउंस ₹1,000 इंटू 12, 12,000 रुपये हुआ। लेस एग्जम्पशन ₹800, 800 रुपये तक की छूट मिलती है, इंटू 12, बट 9,600 लेस कर दें तो 2,400 बैलेंस जो होगा वो टैक्सेबल होगा, इनकम में शामिल कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन हो। क्लियर होगी बात? जिन्हें शॉर्ट लेना हो शॉर्ट ले लें, ताकि हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकें। चीज़ें समझ में आ रही हैं यहाँ तक की? ओके, गुड। आइए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसको हटा देने के बाद आइए अब हमारे अंडरग्राउंड अलाउंस हो गया, ये और कोई अलाउंस नहीं रहा। यस, और कोई अलाउंस नहीं रहा। अब हम आगे की बात मकान वगैरह की अब कर सकते हैं। आइएगा, सबसे पहले मकान को ही लेते हैं, हाउस। देखिए, उस दिन पहले वाली सेशन में हमने बात की थी कि मकान की 2 कैटेगरी होती हैं, एक होता फर्निश्ड, एक होता अनफर्निश्ड, सुसज्जित और असुसज्जित। जिस मकान में आवश्यक फर्नीचर इत्यादि की सुविधाएं दी जाए तो वह मकान सुसज्जित कहलाता, फर्निश्ड, और जिसमें ये सुविधाएं नहीं दी जाए तो वह मकान असुसज्जित या अनफर्निश्ड कहलाता है। 1 पॉइंट इज क्लियर? ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और ये मकान दूसरे और प्रकार से दिया जा सकता, चाहे सुसज्जित हो या सुसज्जित, कि मकान कंपनी ने या नियोक्ता ने कर्मचारी को दिया और उससे कुछ किराया भी वसूल किया तो कहलाता है मकान रियायती दर पर।
हाउस एट कंसेशनल रेट, यह वही मकान है क्योंकि इसने मकान दिया है कंपनी ने जिसका किराया 2,000 रुपये प्रति माह कंपनी दे रही है और उससे कर्मचारी से 1250 रुपये प्रति माह की दर से वसूल कर रही है। ये अभी यहाँ तक की बात कर रहे हैं, फर्नीचर की बात बाद में करेंगे, पहले ही क्लियर हो गई बात। आइए वर्किंग नोट में हाउस एट कंसेशनल रेट, रियायती दर पर मकान, मकान चाहे सुसज्जित हो या सुसज्जित हो, रियायती दर पर हो या किसी भी प्रकार से दिया जाए, सबसे पहले उसका कैलकुलेशन उस प्रकार से करना चाहिए जैसे मकान सुसज्जित हो और बिल्कुल निःशुल्क दे रखा हो, पहले वो करें। फिर उसके बाद जितना किराया वसूल किया है नियोक्ता ने कर्मचारी से, उसको उसमें से घटा दिया जाए तो हाउस एट कंसेशनल रेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ओके। आइए, तो हम अनफर्निश्ड हाउस का कैलकुलेशन पहले देख चुके हैं। माना कि हमारा मकान अभी अनफर्निश्ड है और अभी कोई किराया कर्मचारी से वसूल नहीं किया गया, उसी प्रकार से मूल्यांकन किया जाए, उसी तरह से उसकी वैल्यू निकाली जाए। ठीक है, तो ये हो गया अनफर्निश्ड हाउस की तरह वैल्यूएशन करें। हमने पहले मान लिया है कि माना ये मकान किसी महानगर में स्थित है। महानगर का मतलब जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक है, क्योंकि 3 नियम हैं इसमें। पहला नियम 25 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले नगर में मकान कर्मचारी को दिया है या स्थित है, तो ऐसी स्थिति में वेतन का 15% लिया जाए। नंबर 2, यदि मकान ऐसे नगर में स्थित है जो दिया गया कर्मचारी को जहाँ पर पॉपुलेशन 25 लाख से कम परंतु 10 लाख तक हो, तो वहाँ पर वेतन का 10% लेंगे। तीसरी शर्त, यदि मकान ऐसी जगह स्थित है जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो वेतन का 7.5% लेते हैं। ये 3 कंडीशंस ध्यान रखिएगा। तो हम प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा, तो आप मान कुछ भी सकते हैं। जो अलग अलग मान्यता मानेंगे तो उत्तर भी अलग अलग होंगे, स्वाभाविक है। तो इसलिए उससे परेशान मत होइएगा कि उत्तर हमारा अलग आ रहा है। अलग आ सकता है, इस स्थिति में कोई नई बात नहीं होगी। हम ये मानकर चल रहे हैं कि मकान हमारा महानगर में स्थित है, अर्थात जहाँ पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक है। ठीक है, जब मकान ऐसी जगह स्थित है तो वहाँ पर या 25 लाख से अधिक की स्थिति है तो वेतन का 15% हम मानते हैं। ठीक है, इट इज एज्यूम्ड, ये माना गया दैट द हाउस इज situated at a place where population is more than 25 lakh। ये मानकर चल रहे हैं। उत्तर अलग अलग हो सकता है, ठीक है, इसलिए चिंतित मत होइएगा। तो 25 लाख से अधिक की पॉपुलेशन है तो वेतन का 15%, हेंस 15% ऑफ सैलरी विल बी द वैल्यू ऑफ हाउस
इसलिए मकान का मूल्य कितना होगा? वेतन का 15%। नाउ द क्वेश्चन इज देन व्हाट डू यू मीन बाय वेतन? सैलरी, सैलरी क्या है? यहाँ परिभाषा बदलती है। और सैलरी मीन्स हियर, जैसे ये थोड़ी जगह छोड़ दीजिए कैलकुलेशन के लिए। अब ज़रा देखिएगा, स्थिति बिल्कुल उलट रही है। अब 14,709 की तो सुविधा है, जो सुविधा का मूल्य जो उसे मकान दिया गया कंसेशन पर, उसका मूल्य 14,709 है, जबकि वो किराया दे रहा 15,000 रुपये। तो सुविधा है ही नहीं, माइनस में चली गई। तो यहाँ पर ये हाउस एट कंसीडर रेट होगी नील। ये ध्यान रखिएगा, प्लीज़ मेक दिस करेक्शन, नील रहेगी। और अब यहाँ पर आप लिखिएगा फाइनल कॉलम में, वैल्यू ऑफ हाउस एट कंसेशनल रेट नील। मकान की सुविधा का मूल्य नील हो गया। अब उसके बाद मकान हो गया आपका, ये हाउस हो गया। अब ये फर्नीचर की बात करते हैं। इसका शॉर्ट ले लीजिएगा, फर्नीचर। फर्नीचर की कीमत बता रखी है, देखिएगा। फर्नीचर उसने प्रोवाइड किया है और 100 रुपये उससे वसूल कर रहा है। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ कह रहा है आगे, फर्नीचर यूज सोल्ड ऑन 1/12/2020, 1/1/2020 को उसने फर्नीचर को बेच दिया कर्मचारियों को। जो मकान कंपनी ने कर्मचारी को दिया था, उस मकान में फर्नीचर 20,000 रुपये की लागत का खरीद करके दिया। फर्नीचर का उपयोग करता रहा। वो फर्नीचर कब खरीदा था? वो फर्नीचर खरीदा था 10/10/2011 को, 10 अक्टूबर 2011 को खरीदा हुआ फर्नीचर कर्मचारी को दिया काम के लिए, उपयोग में लेने के लिए। परंतु बाद में उसने 1/1/2020 को वही फर्नीचर उस कर्मचारी को बेच दिया। और कितने में बेचा? 2,500 रुपये में बेच दिया। तो उसे क्या लाभ हुआ या हानि हुई, क्या हुआ, इनकम है या नहीं है, ये ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है फर्नीचर की। अब ज़रा देखें कि फर्नीचर जो 2011 में ख़रीदा था, आज उसका अपलिखित मूल्य क्या है, रिटन डाउन वैल्यू क्या है? पहले तो ये देखें, आइएगा। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की कॉस्ट क्या है? और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो 20,000 रुपये है और 2011 में ख़रीदा था। तो तब से लेकर अभी तक के उस पर डेप्रिसिएशन कितना हो गया, ये हमें देखना है। वो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो फर्नीचर के रिटन डाउन वैल्यू या अपलिखित मूल्य होगा। ये इसमें ख़ास बात है। चलें आगे। फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ₹20,000 एज ऑन 2011, 10/10/2011। इस तारीख हुई थी। अब 11 से लेके हमारा जो प्रीवियस ईयर है 2021 के लिए 19-20 हो गया। हमारा असेसमेंट ईयर है 2020-21, इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2019 और 20। तो 2019-20 माइनस 2011-12, अर्थात कितने वर्ष हो गए?
19 और 11 और 8 8 ईयर्स, 8 साल का अंतर हो गया। 8 साल का डिप्रिसिएशन कितना हो, और आपको मालूम है 10% की रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हम लगाते हैं मकान के लिए, मकान में जो फर्नीचर होता है उसके लिए। डेप्रिसिएशन फॉर 8 ईयर्स, depreciation at the rate of 10% for 8 years on furniture, तो 20,000 इंटू 10% इंटू 8 ईयर्स, तो 2,000 हो गए हर साल, और 8 साल के 16,000 डिप्रिसिएशन हो गया। ये हुआ डेप्रिसिएशन। देयरफॉर रिटन डाउन वैल्यू WDV, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, 20,000 माइनस 16,000 अर्थात 4,000 रुपये है। उस फर्नीचर की आज कीमत जब उसे बेचा है वो 4,000 रुपये का ही है, 20,000 का नहीं है। वो तो डिप्रिसिएशन हो चुका उसमें इतना 16,000 का। तो कब रिटन डाउन वैल्यू या वैल्यू ऑफ फर्नीचर है वो केवल 4,000 होगी। उसको कितने में बेचा चेक कीजिएगा, 2,500 में बेच दिया। आइएगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट और लॉस जो भी है ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और वो हो जाएगा कॉस्ट माइनस, सॉरी क्या है, रिटन डाउन वैल्यू माइनस सेल्स प्राइस, that is 4,000 minus 2,500 and that is 1,500। ये प्रॉफिट हुआ, ये इनकम हो गई, एक तरह की हो गई इनकम। अब जब ये इनकम होगी 100 रुपये प्रति माह की दर से वो दे भी रहा, देखिएगा कहाँ है वो अमाउंट, फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर, रिकवर एट द रेट ऑफ ₹100 पर मंथ। और बेचा कब उसे, जनवरी को बेच दिया, तो 31 दिसंबर तक का कितना दिया उसने, 100 रुपये से। वर्ष शुरू हो गए अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने, पूरे 12 महीने नहीं हुए। 100 रुपये प्रति माह की दर से उसने जो ये अमाउंट दिया फर्नीचर का, वो था 100 रुपये प्रति माह की दर से 9 महीने का, लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय फॉर 9 months एट द रेट ऑफ 100 into 9, 900 रुपये। देयरफॉर इनकम इज 600, ये इनकम होगी, 600 रुपये की इनकम हो गई। तो इनकम फ्रॉम फर्नीचर $600, ये इस तरह से कैलकुलेशन होगा। आज समय